डब्ल्यू। बताएं मुझे, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या हुआ, तबीयत खराब है? तो फिर इतने सैड क्यों हो तुम लोग आज? सो गए थे और फिर इसलिए? मैंने भी आज बहुत कोशिश करी सोने की, बट मुझे सारे मेरे दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन तो अंकित ही है मेरा। स्टार्ट हो गया है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। गुड इवनिंग वैष्णवी। ठीक है, क्लियर है। हम्म। दिन में नहीं सोना चाहिए। और वैसे ना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ती थी ना तो मेरी क्लासेस का टाइम भी यही होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वाला क्लास का टाइम ना ऐसा होता है कि ना आप दिन के बचते हो ना आप रात के बचते हो, क्योंकि जाने के बाद नींद आती है और फिर सो जाते हैं तो फिर पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। स्टूडेंट लाइफ ना बड़ी मुश्किल है, बड़ी दुविधाएं हैं। चलो, मैं तो जब सोती हूँ तो मुझे सोने नहीं देता, अंकित का फोन आ जाता है। चलो। और आपकी मेंटर जो है वो तो क्या कहते हैं, छुट्टियों पे हैं। वो तो मौज ले रही हैं। चलिए फटाफट ज्वाइन कीजिए। तो आप में से कितने लोग जो है वो कुंभ में गए, कुंभ नहाए आए हैं? कोई भी नहीं? मतलब आप लोगों ने पाप नहीं किए हैं। एक बात कहूँ मैं, इतने मीम्स आ रहे हैं, जिन जिनको पता चला ना कि मैं वहां पर गई हूँ, तो इसलिए ना सब मुझे कह रहे हैं कि हमने पाप नहीं करे इसलिए अच्छा हुआ अम्मा नहीं गए, तुमने पाप करे तो तुम इसलिए इतना ट्रैफिक में फंसे। तो मेरे को लगा कि क्या तो सही रहे। सबसे पहली बात तो कल आपकी क्लास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि क्या कहते हैं कि यहाँ पे कुछ होता है संवाद वगैरह, तो इस वजह से। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इनका सैटरडे अपना फिक्स होता है। तो चलो कोई बात नहीं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेट इट बी। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ, जो हमने वो वाला टॉपिक करा था, कंपल्शन या ड्यूरेस, क्या सेक्शन नंबर था वो? हमने करा था ना कि जो 94 आईपीसी है, 94 आईपीसी जो है वो अब क्या हो गया है? 38 कैसे हो जाएगा? क्या हुआ है? 32 ना, हाँ। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताना कि जो 94 आईपीसी है वो अब 32 बीएनएस हो गया है। वो बताता है कि एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि वो वहाँ पे ये चीज़ कह रहे थे कि अगर कोई आपको मर्डर के लिए करता है तब, और कोई अगर आपको करता है कि आप ऑफेंस करो अगेंस्ट दी स्टेट, ये दो चीज़ें थी ना, दो एक्सेप्शन थी। तो आपको ये बात पता है कि वो आप उसका डिफेंस सिर्फ तभी ले सकते हो, दो एक्सेप्शन से अलग, जब वो थ्रेट सिर्फ आपको दिया गया है। थ्रेट टू यू पढ़ के देखो 32 को। पार्थ अभी समझ नहीं आएगा, नया टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। थ्रेट टू यू, योर सेल्फ लिखा है ना बच्चे, वर्ड योर सेल्फ लिखा है ना 32 बीएनएस में। मिला नहीं क्या? हाँ हाँ वही तो। देखो, वो आपको लिखते हैं एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट्स एक्सेप्ट मर्डर इन ऑफेंसेस, नथिंग इज इन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स which at the time of doing it reasonably cause apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence। अब ये टू दैट पर्सन का मतलब है टू योर सेल्फ। अगर किसी और के लिए दिया गया है तो ऑफेंस नहीं है। अरे यार, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई कह दे कि मैं आपके बच्चे को मार दूंगा इसीलिए आप ये काम करो, तब आप ये डिफेंस नहीं ले सकते। बस सिंपल सी बात है।
अच्छा, मुझे ना अब आपको एक चीज़ और बतानी है। दो एग्जाम्पल आप समझना जो कि एक्सीडेंट के हैं, कि आप इसे लिख लिख भी लेना। A went to pickpocket B. A went to pickpocket B. A जो है वो B के पास गया क्योंकि वो क्या करना चाहता था, चोरी करना चाहता था। दैट कि उसमें वॉलेट होगा, दैट देयर इज वॉलेट। अब क्या हुआ, उसने हाथ डाला उसकी पॉकेट में तो उसमें वॉलेट की जगह रिवॉल्वर थी। एग्जाम्पल को लिख लेना कि उसने जब उसकी पॉकेट में हाथ डाला तो उसमें वॉलेट की जगह रिवॉल्वर थी और वो अनलॉक्ड थी। एंड इट वॉज अनलॉक्ड and when he put hand in the pocket the trigger of the pistol get pulled। जब उसने डाला होगा तो एकदम से ट्रिगर जो है उसका वो पुल हो गया, और जैसे ट्रिगर पुल हुआ तो बी की डेथ हो गई। सिंपल सी स्टोरी है। एक चोर है, वो बी के पास जाता है, उसको लगा वॉलेट होगा और मैं चोरी करके भाग जाऊंगा। उसने जब पॉकेट में हाथ डाला तो वहां पर क्या मिला, रिवॉल्वर था। और उसको नहीं पता था बट रिवॉल्वर था और वो अनलॉक था, तो जैसे उसने हाथ डाला तो उसका जो ट्रिगर वो पुल हो गया और इस वजह से वो बी को ही लग गई जिसकी पॉकेट में वो थी। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर ए विल गेट द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। तो बट यहाँ पर ए मर्डर के लिए तो लाइबल नहीं होगा, बट ए यहाँ पर किस चीज के लिए लाइबल होगा, अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए। तो इस चीज को लिख लो, that for death he will get defense under accident but he will be liable for attempt to theft। अब एक और एग्जाम्पल लिखो। A went to commit theft in house of B। A went to commit theft in house of B and B got up। B को खटपट की आवाज आई और B उठ गया। and B got hold of B got B got up and caught hold of A and fight between the two arises। and fight between the two arises। और अब क्या हुआ ना, जो ए जो थेफ्ट करने के लिए गया था ना उसके पास पिस्टल थी और वो पिस्टल अनलॉक्ड थी। समझ में आई, थेफ्ट करने गया था, पिस्टल थी, पिस्टल अनलॉक थी। दोनों के बीच में जो है वो एक फाइट हो गई क्योंकि ऑब्वियसली जब उसने चोर को दिखा होगा तो वो चोर को मारना चाह रहा होगा। अब क्या हुआ, ट्रिगर गेट्स पुल्ड। जब फाइट हो रही थी तो ट्रिगर गेट्स पुल्ड एंड बी डाइड। अब आप मुझे बताओ कि जो वो थीफ है ही विल गेट द डिफेंस ऑफ सेक्शन 80 क्योंकि वो चाहता नहीं था उसको मारना, उसके में ठीक है पिस्टल था, बट ही विल बी लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू थेफ्ट। अब मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि क्या कहते हैं कि मैम वो पिस्टल क्यों लेके गया था फिर, कि उसके पास पिस्टल थी। बट यहाँ पर ना एक केस लॉ से एग्जाम्पल लिखना है कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, उसके पास पिस्टल थी पर वो मारना नहीं चाहता था, उसकी इंटेंशन सिर्फ जो है ना वो थेफ्ट की थी। क्योंकि वो एक्चुअली पिस्टल के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा था।
वो दूसरा काम के करने गया था और दूसरा काम हो गया। हाँ, एक्ट उसका अनलॉफुल था, थेफ्ट के लिए तो हम लाइबल कर ही रहे हैं उसको। हाँ, इसमें मिल जाएगा। देखो, आपने मेरी बात को इस तरह से समझो कि क्या हुआ, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, बड़ी सिंपल सी है, इसमें ना इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि क्यों, क्या, किस लिए, कैसे। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि अब यूजुअली जो है वो जब चोर चोरी करने जाते हैं तो उसके पास कई सारे आर्म्स, मतलब कि कई सारी चीज़ें, ऐसे वेपन्स होते हैं कि जो होंगे उसके पास, क्या पता कि तोड़ने के लिए हो, क्या पता ऐसा हो कि उसने जो है वो पिस्टल इसलिए रखी हुई हो डराने के लिए, पर उसकी कोई इंटेंशन नहीं हो मारने की। समझ, आप मेरी बात को समझना। आपने सुना है ना कि एक्ट डन अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल। यहाँ पर उसकी कभी भी मर्डर की इंटेंशन नहीं है। आपको सवाल क्लियर कर रहा है, उसने पिस्टल तो नहीं निकाली ना। अगर मान लो जब दोनों के बीच में फाइट हो रही थी, चाहता तो वो पिस्टल निकाल के मार सकता था ना। खुद मेरे को एक चीज़ बताओ, चोर चाहता तो पिस्टल निकाल के मार सकता था, पर चोर ने ऐसा किया नहीं किया। वो तो फाइट के चक्कर में जब उसने ऐसे हाथ डाला होगा, कहीं पे भी हाथ लगा होगा, तो पिस्टल का ट्रिगर जो है वो पुल हो गया, ठीक है, तब जो है वो सामने वाले की डेथ हो गई। बट यहाँ पे चोर ने कहीं अपने आप से पिस्टल निकाल के नहीं मारा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो है वो डेथ के लिए लाइबल नहीं है, बट वो जो है थेफ्ट के लिए लाइबल है। रॉबरी में कितने लोग चाहिए होते हैं अफजल, अबूजर? कितने लोग चाहिए होते हैं डकॉइटी में? जब डकॉइटी पे आओगे तो पता चल जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई आपको? अब पार्थ, अब आप मेरी बात को समझिए। अभी तक चीज़ें बहुत अलग चल रही थी, तो आपको अब चीज़ें अभी ये वाली समझ नहीं आएंगी। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है प्राइवेट डिफेंस। वो है प्राइवेट डिफेंस। नाउ प्लीज कम टू प्राइवेट डिफेंस। 34 से 44, 34 से 44। मैंने आपको कहा था कि आप प्राइवेट डिफेंस पढ़कर आएंगे, पढ़ा है आपने? हाँ या ना? आप आज ऐसे सोने वाली स्थिति में बैठेंगे तो मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगी? मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक हमने जितना भी किया है उतना सबको क्लियर हो गया है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, कोई शक सवाल? पूछो, बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? कोई मुश्किल? थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आपको ना सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस की एक बात समझाती हूँ। प्राइवेट डिफेंस अगर हम समझे, पार्थ है आपका नाम, पार्थ ही है ना? चलो अब समझो चीज़ों को, ठीक है। अब आगे जो है वो सारे नए टॉपिक्स हैं, तो पिछला अगर आपको अभी नहीं मिला है एक्सेस तो पिछला आप लेना, और अभी वाला आप ध्यान से समझना। कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे। ओके, चलिए। अब आप मेरी बात को इस तरह से समझो कि हम कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो एक बात समझ लेना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है क्यों? क्योंकि ना आईपीसी में भी इसमें से काफी क्वेश्चंस जो हैं वो आते थे। 96 से 106 आईपीसी एंड 34 टू 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। देखो, एक बहुत जनरल टर्म है और उस टर्म का नाम है सेल्फ डिफेंस। बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं यहां से आपको कुछ मार रही हूं तो आप अपने डिफेंस में अपनी कॉपी अपने आगे कर लेंगे,
अपना हाथ अड़ा लेंगे, कुछ भी करेंगे तो आप अपना डिफेंस तो लेंगे ही लेंगे। तो दिस इज़ वेरी सिंपल स्टोरी कि प्राइवेट डिफेंस का मतलब है कि कोई आप पे कुछ बात आई है, आप पे कुछ हुआ है और आप जो है वो डिफेंस ले रहे हो। समझ में आई बात? अब हम समझते हैं कि अगर मैं कहूँ, आप इसको किसी भी तरह से लगा लो, दैट व्हाट इज़ द रेशनल बिहाइंड प्राइवेट डिफेंस, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड प्राइवेट डिफेंस, हमने क्यों इसको डाला, व्हाट वाज द प्रिंसिपल्स बिहाइंड प्राइवेट डिफेंस। तो सबसे पहले आपका आंसर होना चाहिए ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले आपका आंसर होना चाहिए ह्यूमन राइट्स। हमें हमारे सबके जो है वो ह्यूमन राइट्स है, हमारे सबके जो है वो ह्यूमन राइट्स है। लॉ ने हमको हमारे राइट्स के बारे में बताया है। कोई हमें ऐसे ही नहीं मार सकता कि किसी का मन करा और उसने हमें मार दिया। और अब हम कहते हैं कि आप मेरी बात को समझो, जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उसको साथ साथ लिखते रहो। सबसे पहला कारण है ह्यूमन राइट्स। दूसरा एक और कारण है बच्चे, बहुत सिंपल सी कहानी है, और वो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आपको पता है स्टेट की ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट योर राइट्स। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट यू, क्योंकि हम तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आ चुके हैं। तो हमको पता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारे राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करें, वो हमें प्रोटेक्ट करें। बट क्या ऐसा है कि स्टेट हर जगह ही प्रेजेंट है आपके राइट्स को बचाने के लिए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो स्टेट हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकती, इसीलिए इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ऐड किया जो है प्राइवेट डिफेंस। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, तो स्टेट जहाँ प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्राइवेट डिफेंस पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पढ़ते हो कि अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हो, तब आप अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल शिवानी, मैंने ना शिवानी का पर्स जो है वो चोरी कर लिया, या लेट सपोज कि शिवानी मेरे पास ना जो है वो चक्कू लेके मुझे मारने के लिए आ रही थी। शिवानी मेरे पास चक्कू लेके मारने के लिए आ रही थी और मैंने क्या करा ना, मेरे को दिख रहा है कि ये बंद रूम में वो मेरे को चक्कू मार रही है, और मैंने कहीं ना कहीं कोशिश करके क्या किया, फटाफट बाहर निकल के शिवानी को बंद कर दिया। मैं कह रही हूँ कि शिवानी तो मुझे चक्कू मार देगी, इसीलिए ना मैंने बाहर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी कि शिवानी मुझे चक्कू मार ही ना पाए। प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि अब जब मैंने शिवानी को लॉक कर दिया तो मेरे पास क्या है, टाइम है कि मैं पब्लिक अथॉरिटीज के पास जा सकती हूँ, मैं पुलिस को कॉल कर सकती हूँ। तो क्या अब भी मेरे को प्राइवेट डिफेंस लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो हम कहते हैं कि आप प्राइवेट डिफेंस बस तभी लो जब आपको लग रहा है कि भी आपके पास कोई बचने का और कोई स्कोप ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास जा सकते हो, देयर इज एनी अदर वे कि जिससे आप बच सकते हो, तब आप बेसिकली, बड़ी सिंपल सी कहानी है कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस को कभी भी एक्सीड नहीं कर सकते। लेट सपोज कि शिवानी मेरे को चाकू मारने के लिए आ रही है, मेरे हाथ में भी तलवार है, और ना अब शिवानी और मेरे बीच में ना चक्कू और तलवार से जो है वो लड़ाई हो रही है कि मैंने अपनी तलवार ले ली, शिवानी ने अपना चक्कू ले लिया। अब क्या हुआ, मैंने ना मार के जो है शिवानी का चक्कू नीचे गिरा दिया। तो क्या अब मेरी जान पे खतरा है? मेरी जान पे खतरा नहीं है, बट फिर भी ना मैं शिवानी को उस तलवार से मारे ही जा रही हूँ। तो अब मैंने अपना क्या किया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। समझ में आई आपको बात? चलिए, अब एक चीज़ और कि आर्टिकल 21 भी एक बहुत बड़ा कारण है प्राइवेट डिफेंस का, कि आपको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आर्टिकल 21 एक और कारण है कि हम कहते हैं ना कि डेटरेंट थ्योरी है। तो प्राइवेट डिफेंस जो है दैट विल एक्ट एज डेटरेंस टू द एग्रेसर। प्राइवेट डिफेंस विल एक्ट एज डेटरेंस टू द एग्रेसर। एक और बात लिखो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। खून का बदला खून, तुम अगर मुझे मारोगे तो फिर मैं भी तुमको मारूंगी, ठीक है ना। चलो अब एक चीज एक पॉइंट यहाँ पे लिखो, टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म लेसर हार्म कैन बी कॉज्ड, ये हमने कहाँ पढ़ा है? वेरी गुड। और कहीं ना कहीं हमने वो कंसेंट वाले पार्ट में भी पढ़ा था, ठीक है। टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म लेसर हार्म कैन बी कॉज्ड। मैं आपसे पार्थ एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आपने पहले आईपीसी पढ़ा हुआ है? आईपीसी नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी जो मैं कुछ थोड़ा बहुत बता रही हूँ ये कुछ समझ में आ रहा है? स्लाइटली, ज्यादा नहीं ना। लॉ आपका हो गया है, कहाँ से? हाँ ठीक है, प्रयागराज से, ठीक ठीक ठीक। आप मेरे कहने से काम करेंगे, आपने बेरेट खरीद लिया है? बेरेक्ट कहाँ से आ रही है? अच्छा ठीक है, भारतीय न्याय संहिता का आपको एक्सेस मिल गया है। आप एक काम करेंगे कि आप कल और परसों क्लास नहीं है ना, सैटरडे संडे, तो आप पहले दिन से जो है वो आई बीएनएस के लेक्चर देखना शुरू करेंगे। और आप मुझे मंडे को, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, आप मुझे मंडे को जो है वो आप 2 दिन में कितने लेक्चर कर लेंगे देखना पड़ेगा। आप टारगेट लेके चलो कि आपको 2 दिन में 5 लेक्चर करने हैं। आप 5 बीएनएस के लेक्चर करेंगे और आप मंडे को आके मुझे बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है। क्योंकि तभी मैं फिगर आउट कर पाऊंगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है, तभी मैं आपको वो बेस क्लियर कर पाऊंगी, ठीक है। आप ये काम करेंगे, ठीक है। चलो, तो हमने इसे पढ़ा था ना कि हम ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए लेसर हार्म जो है वो कॉज कर सकते हैं। बट प्राइवेट डिफेंस क्या कहता है? प्राइवेट डिफेंस कहता है कि आप एक हार्म को प्रिवेंट करने के लिए दूसरा हार्म कॉज कर सकते हैं। एक हार्म को क्या प्रिवेंट करने के लिए कि पार्थ मुझे चक्कू मारने के लिए आ रहा है, तो उस हार्म को प्रिवेंट करने के लिए मैं पार्थ को चक्कू मार सकती हूँ, क्योंकि मेरे को अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज करना है। तो बस, टू प्रिवेंट वन हार्म अनदर हार्म कैन बी कॉज्ड। टू प्रिवेंट वन हार्म अनदर हार्म कैन बी कॉज्ड, ये प्राइवेट डिफेंस का लॉजिक है। और आप इसके नीचे लिख लो दैट इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। एक चीज और, एक बार बहुत डिबेट हुआ था कि आपको ना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जो है ना वो ना मतलब कि आईपीसी से हटा देना चाहिए। अब बहुत डिबेट हुआ था कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जो है वो हटा दो इसमें से, बट अगर आप इसमें से, चलो आईपीसी तो अब रहा नहीं, बट अगर हम भारतीय न्याय संहिता में प्राइवेट डिफेंस नहीं डालते तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप विक्टिम के हाथों को बांध देंगे? अगर हम प्राइवेट डिफेंस के राइट को ही हटा देंगे तो हमने तो विक्टिम के हाथों को बांध दिया। इसका मतलब कि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। तो कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि क्यों हमें प्राइवेट डिफेंस चाहिए, तो आप सिंपल एक ही बात कहना ना कि अगर प्राइवेट डिफेंस हमें नहीं दिया जाता तो विक्टिम ऑटोमेटिकली जो है वो सफ़र करता और ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करता, क्योंकि पहले ही न्याय कैसे मिलेगा किसी को नहीं पता। बट अगर हम प्राइवेट डिफेंस का हक भी छीन लेंगे, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि कोई मुझे चक्कू मारने आ रहा है तो मैं खड़ी हो जाऊं, आओ मार लो चक्कू, मैं उसको नहीं मारूं। समझ में आई बात? तो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हमने प्राइवेट डिफेंस को क्यों डाला है। आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो कोई नहीं बताता, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, सीधा सेक्शन पे आओ। पर मैं आपको आंसर राइटिंग के लिए ये सब चीज़ें समझा रही हूँ। आप में से किसी ने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है कभी? तो आपने जूरिस्प्रूडेंस
पढ़ा है तो आपने बेंथम जी को भी पढ़ा होगा। बेंथम जी की एक बड़ी अच्छी सी जो है वो थ्योरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर एंड पेन। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर एंड पेन। मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्लेजर, कि प्लेजर क्या होता है, व्हाट इज प्लेजर, बताओ। प्लेजर का मतलब होता है कि सुख, पीस। हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं देश में शांति बनी रहे, सब लोग खुश रहें, और पेन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर एंड पेन की थ्योरी क्या है कि प्लेजर जो है वो तो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, और पेन जो है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो हमें प्राइवेट डिफेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो पेन को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। एक एक अपनी कॉपी में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए, that private defense is only for the purpose of private defense is only for the purpose of safeguarding oneself, safeguarding oneself or the others comma own property, and therefore private defense will be called a preventive right. Private defense will be called a preventive right and not a punitive right. प्यूनिटिव का मतलब होता है बच्चे पनिश करना, प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिश करना, और प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना। तो प्राइवेट डिफेंस कुछ नहीं है, प्राइवेट डिफेंस एक प्रिवेंटिव राइट है कि कुछ अगर आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी और के ऊपर कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप बचा सकते हो, ना कि पनिश करना इसकी कॉन्सेप्ट है। अब आप आ जाओ 34 पे, कम टू 34। बेटा जब आपके पास बेरेक्टी नहीं है तो किससे पढ़ रहे हो? अच्छा 34 बीएनएस पे आ जाओ। देखो इसके आगे लिख लो दैट दिस इज अ जनरल रूल। 34 बीएनएस जो है वो जनरल रूल है। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो हमने कहा कि 34 भारतीय न्याय संहिता जनरल रूल है। कोई आपको मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप काम के दौरान अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसी के साथ साथ बच्चे एक बार आप आ जाओ 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। 44 ऑफ भारतीय न्याय 44 को रीड करो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। क्या कह रहा है? जब इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एनी असॉल्ट, व्हाट इज असॉल्ट?
कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसा प्रिपरेशन कि जिससे लग रहा है कि आपके ऊपर जो है वो हार्म हो सकता है। पार्थ देखो, असॉल्ट का मतलब क्या होता है? असॉल्ट का मतलब होता है मैं यहाँ पे खड़ी हूं और ना मैं ऐसे कह रही हूँ कि नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, मारूंगी तुमको। दिस इज माई gesture, this is my preparation that I'll slap you, I'll throw it towards you। समझ में आई बात? तो हम कह रहे हैं कि अगर जब आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, कब? जब आपको लग रहा है कि रीजनेबली आपके अगेंस्ट कोई असॉल्ट हो रहा है और आपको एप्रीहेंशन है कि आपकी डेथ कॉज हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे ना AK-47 लेके खड़ी हूँ और मैं कह रही हूँ पार्थ नहीं पढ़ोगे भारतीय न्याय संहिता, नहीं पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं तुमको गोली से मार दूंगी। और मैंने ना ट्रिगर भी जो है वो पुल बिल्कुल कर ही दिया है, तुमको लग रहा है गया भाई मैं, अब मैं कैसे बचाऊं अपने आप को? ठीक है, मेरे को एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है। द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज द राइट विदाउट द रिस्क ऑफ द हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन। अब पार्थ को लग रहा है कि यार मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो है, पर जब मैं अगर अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करूंगा तो इनोसेंट लोगों को जो है वो हार्म कॉज हो जाएगा। अब ये 4-5 जितने भी हैं ये सब कौन है? इनोसेंट है, क्योंकि AK-47 से तुमको मैं मार रही हूँ, तुम अपना राइट जो है वो यूज करोगे, अपने आप को बचाओगे। पर अब तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ भी अपना राइट यूज करूंगा। लेट सपोज कि तुमको लग रहा है कि मैं ना बॉम्ब, तुम्हारे हाथ में बॉम्ब है और तुम ये सोच रहे हो कि मैं मैम के पास ना बॉम्ब फेंक देता हूँ, इससे पहले मैम मेरे को गोली मारे मैं बॉम्ब फेंक देता हूँ। समझ में आ रही है बात? पर अब तुमको लग रहा है कि अगर मैंने बॉम्ब फेंका तो ये बेचारे जो बैठे हैं ये भी मर जाएंगे। समझ में आई बात? बड़ी सिंपल सा क्लासिक एग्जाम्पल है। तो अब देखो, तो हम क्या कह रहे हैं, हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क। तो अब पार्थ ये काम कर सकता है कि मतलब अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज करने के लिए अगर इनोसेंट लोगों की भी जान जा रही है तो पार्थ ऐसा कर सकता है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब। मॉब क्या होता है? लोगों से भरी भीड़, लोगों से भरी भीड़। हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, ए को अटैक किया, पार्थ को लोगों ने अटैक किया, एक भीड़ ने अटैक किया, वो उसका मर्डर करना चाहते हैं। अब ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाइल फायरिंग ऑन दी मॉब। अब वो अपने आप, उसके पास बचने का एक ही तरीका है कि वो गोली चला सकता है। पर अगर वो फायर करेगा तो वहां पे आसपास यंग बच्चे खड़े हैं मॉब के साथ, वो उनको लग सकती है। तो अगर वो ऐसा करता है, फायर करता है और कोई यंग बच्चा मर जाता है तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, क्योंकि वो जो है अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहा है। कोई शक और सवाल दो सेक्शंस में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे फटाफट बताओ, कोई डाउट? जल्दी बताओ। एक इधर लिख लो, एक डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ रिट्रीट, डॉक्ट्रीन ऑफ रिट्रीट। सिंपल सी स्टोरी है, कोई आपको अटैक करे तो लॉ ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आप जो है आपके ऊपर डेंजर है और आप वापस भाग जाओ। लॉ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अच्छा ठीक है भीड़ आपको मारने के लिए आ रही है और ना आप भाग जाओ, आप अपना प्राइवेट, या आप उनको छोड़ दो कि ठीक है तो मुझे मार लो मैं कुछ नहीं करूंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट मतलब कि अगर कोई आपको मारने के लिए आ रहा है तो आप डिफेंस ले सकते हो। वेरी सिंपल। ये डॉक्ट्रिन कहती है कि आप अपना स्टैंड लीजिए, टेक योर ऑन स्टैंड। आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लीजिए कि यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट, लिख लो, डज द पर्सन फेस, इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर, डज द पर्सन फेस विद इमिनेंट डेंजर, डज द पर्सन फेस विद इमिनेंट डेंजर हैज ड्यूटी टू रिट्रीट।
डज द पर्सन फेस विद इमिनेंट डेंजर हैज ड्यूटी टू रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है जब भी डेंजर देखो पीछे भाग जाओ। रिट्रीट के नीचे लिख लो, इसका मतलब होता है जब भी डेंजर देखो पीछे भाग जाओ। लिख लो, देयर इज नो लीगल ड्यूटी, देयर इज, और इसके आगे लिख लेना फॉर इंटरव्यू, देयर इज नो लीगल ड्यूटी अपॉन अ पर्सन there is no legal duty upon a person to take retreat from danger। to take retreat from danger। समझ में आई बात? और ना ये बात जिसमें कही गई थी वो लिख लो, योगेंद्र मुरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। योगेंद्र मुरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। 1980 सुप्रीम कोर्ट। 3 जजेस बेंच। Judgment was delivered by Sarkaria Justice। Judgment was delivered by Sarkaria Justice। अब आप मेरी एक बात को ध्यान से समझना, मैं आपको प्राइवेट डिफेंस लर्न करने का हैक बता रही हूँ, बहुत आसान है। प्राइवेट डिफेंस लर्न करने का हैक क्या है कि हमने पढ़ा कि 34 से 44 भारतीय न्याय संहिता का जो है वो बात करता है प्राइवेट डिफेंस की। हम पेयर्स बना के पढ़ेंगे और वो पेयर्स ऐसे पढ़ेंगे कि आपने एक पेयर तो पढ़ा 34 एंड 44। 34 तो जनरल रूल के बारे में बात कर रहा था कि प्राइवेट डिफेंस में अगर किया गया एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 44 बात कर रहा था कि अगर इनोसेंट पर्सन को हार्म हो रहा है जब आप प्राइवेट डिफेंस एक्ट कर रहे हो तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब उसके बाद जो है आप एक चीज को समझना, अब हम इसके बाद इसको पेयर्स में डिवाइड करेंगे। और हम इसको पेयर्स में कैसे डिवाइड करेंगे कि दिस इज वन पोर्शन, 2 सेक्शन आपको पता चल गए। अब जो है दूसरा पोर्शन आता है और वो दूसरा पोर्शन बात करता है किसके बारे में? 3 सेक्शंस के बारे में, 35, 36 एंड 37। सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 36 एंड सेक्शन नंबर 37। वो आपको कहता है 35 आपको कहता है कि प्राइवेट डिफेंस किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। वो आपको कहता है प्राइवेट डिफेंस किसके लिए? तो वो आपको कह रहा है कि प्राइवेट डिफेंस हमें चाहिए बॉडी एंड प्रॉपर्टी। फिर आपको 36 कह रहा है प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट हुम? किसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस चाहिए?
तो सबसे पहले है पर्सन जो कि हार्म कॉज कर रहा है आपको, पर्सन कॉजिंग हार्म, लिख लो ये पॉइंट अपने आप। कोई पर्सन आपको हार्म कॉज कर रहा है तो आप प्राइवेट डिफेंस ले रहे हो ना, अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट, माइनर के अगेंस्ट। लिख लो जैसे बता रही हूं, अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट, माइनर के अगेंस्ट, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अगेंस्ट, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अगेंस्ट, या फिर एक और पॉइंट यहां पे लिख देती हूं नीचे, मिसकंसेप्शन के अगेंस्ट, आपको कोई मिसकंसेप्शन हो गया है उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस। तो हमने पहले तो दो पेयर पढ़े जो कि 34 और 44 था, फिर हमने कहा कि प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट चाहिए, तो हमने कहा बॉडी के अगेंस्ट और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। खुद के ऊपर कोई बात आई है बॉडी पे तब भी, किसी और पे बात आई है तब भी, प्रॉपर्टी की बात आई है खुद की प्रॉपर्टी के लिए भी और दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए भी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। तो आप इस बात को यहां पे लिख लेना, जब आप बॉडी और प्रॉपर्टी लिखोगे, खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी, प्रॉपर्टी खुद की भी दूसरी की भी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। कहता है कि किससे मांग सकते हैं, जो आपको हार्म कॉज कर रहा है वो कोई माइनर है, कोई अनसाउंड है, कोई इंटॉक्सिकेटेड है, कोई मिसकंसेप्शन हो गया है, सब कुछ पढ़ेंगे हम एक एक करके ये आगे। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो कहता है व्हेन नो प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल, जब कोई प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा लिख लो, व्हेन देयर इज नो रीजनेबल एप्रीहेंशन। व्हेन देयर इज नो रीजनेबल एप्रीहेंशन, कि भाई आपको लग ही नहीं रहा कि आपके ऊपर कोई ऐसा खतरा है कि आपको प्राइवेट डिफेंस लेना चाहिए, तो ऐसे ही ले लोगे। मैं मस्त आपको पढ़ा रही हूँ, मस्त आप पढ़ रहे हो, अब ना एकदम से पार्थ को लग गया कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैम मेरे को गोली से उड़ा देगी, तो उसने बॉम्ब फेंक दिया मेरी तरफ। कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन तो होना चाहिए, बिना रीजनेबल एप्रीहेंशन के कैसे ही प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करोगे। अब दूसरा पॉइंट है नॉट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, not against a public servant when he is acting in good faith, not against public servant when he is acting in good faith। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने के लिए आया, आप पे कोई चार्ज लगा है, अब ना वो आपको हाथ में हैंडकफ्स बांध रहा है और आप कह रहे हो कि क्या कहते हैं कि क्यों बांध रहे हो, वो सिविल ड्रेस में आया है, आप उससे पूछो किस लिए बांध रहे हो, वो आपको कह रहा है कि तुम मेरा कार्ड देख लो, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम पे चार्ज लगा है, तुम शांति से चलो। तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस एक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कि उसको मार दिया, कुछ इस तरह से कर दिया, कैन नॉट डू दैट। बट ये आप कब कर सकते हो, कब, जब आपको पता ही नहीं है कि वो जो है एक पब्लिक सर्वेंट है, आपने उसे 10 बार पूछा भैया मुझे बता दो तुम मुझे क्यों अरेस्ट करके लेके जा रहे हो, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, वो तुमको नहीं बता रहा, तुमको लग रहा है कि शायद कोई तुम्हारी किडनैपिंग कर रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। बट अगर सामने वाला आपको बता चुका है कि आई एम पब्लिक सर्वेंट, तब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है व्हेन देयर इज अ टाइम टू recourse protection, when there is a time to recourse protection, to recourse to protection from public authority, to recourse to protection from public authority।
राइट। बात समझ में आई? और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपको इसको किस तरह से पढ़ना है कि आपने दो पेयर तो बनाए 34 एंड 44, फिर आपने बनाया 35 36 37, फिर एक आता है 38 39 और 40, और एक आता है 41 42 एंड 43। ये तो बात करता है किसकी, क्या कहते हैं, बॉडी की, ये प्रॉपर्टी की, जैसा भी है हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि आपको कैसे करना है, 34 44, 35 36 37, फिर 38 39 40, फिर 41 42 43। ऐसे आपको बॉडी और प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं आएगी। 38 से 40 बॉडी की बात करता है, 41 से 43 प्रॉपर्टी की बात करता है, और 44 लास्ट सेक्शन है जो इनोसेंट पर्सन की बात करता है। मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ कि ऐसे में आपको प्राइवेट डिफेंस जो है वो याद हो जाएगा? इजी है। 34 जनरल रूल है, 44 इनोसेंट पर्सन को किया जा सकता है। 35 कहता है कि आपको क्या कहते हैं, प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट, मतलब कि आपको कब मिलेगा, किस चीज के लिए मिलेगा, बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए मिलेगा। 36 कहता है कि किसके अगेंस्ट मिलेगा, कोई आपको हार्म कॉज कर रहा है, अनसाउंड है, माइनर है, इंटॉक्सिकेटेड है, मिसकंसेप्शन है। 37 कह रहा है कि आपको जो है कब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कब नहीं मिलेगा, जब कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है, कोई पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है, और जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रोटेक्शन के लिए अथॉरिटी के पास जा सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? तो 34 44 यू हैव ऑलरेडी रेड। आज अभी हम पढ़ेंगे 35 36 और 37, फिर हम पढ़ेंगे बॉडी, और फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। बस प्राइवेट डिफेंस हमें याद हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो, तो अब जो है आप मेरे कहने से 35 को निकालिए। ओपन सेक्शन नंबर 35। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ कि ऐसे आपको लर्न हो जाएगा? पेपर में गलती नहीं करके आनी है। चलो 35 को रीड करो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट ना सिर्फ आपकी बॉडी पे कुछ हो रहा है तब मिलेगा, पर अगर आपकी प्रॉपर्टी पे भी कुछ हो रहा है तो आपको मिल सकता है। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन 37। कह रहा है सबको जो है अपने आप को बचाने का अधिकार है, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं 37 में। और ये रिस्ट्रिक्शन जो है भारत आईपीसी में कहाँ दी हुई थी? सेक्शन 99 में। ये रिस्ट्रिक्शंस आईपीसी में दी गई थी सेक्शन 99 में। देखो अब वो आपको कहता है कि आपके पास राइट है डिफेंड करने का हिज ओन बॉडी। आपकी खुद की बॉडी पे कोई बात आ गई है अब, तो आप अपने आप को बचा सकते हो। मार्क करो, हिज ओन बॉडी, बॉडी ऑफ एनी अनदर पर्सन, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो आपकी बॉडी पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी और की बॉडी पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी ह्यूमन बॉडी को कोई चीज अफेक्ट कर रही है, तो आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। और प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए यहां पे लिख लो डेड बॉडी नॉट इंक्लूडेड। डेड बॉडी नॉट इंक्लूडेड। डेड बॉडी के अगेंस्ट कुछ हो रहा है तब आपको यहां पर ये डिफेंस नहीं मिलेगा। आओ बी पॉइंट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस मिल सकता है, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो। कोई आपका फोन आईफोन छीन के भाग रहा है, आपने देखा कि क्या कहते हैं कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, साथ में ईंट पड़ी है, आपने ईंट उठा के मारी, तो अब ये आपका क्या है? प्राइवेट डिफेंस है। इट हैपेंड विद माय ब्रदर इन लॉ। वो सुबह सुबह मंदिर से आ रहे थे, वो पानी का लोटा लेकर, और उनको ऑफिस से कॉल आ गया, तो उन्होंने कॉल उठा लिया रोड पे। तो पीछे से दो बाइक पे लोग आए, उन्होंने उनका फ़ोन जो है वो ले लिया और अपना चलते चलते बने।
तो मेरे ब्रदर इन लॉ के हाथ में वो लोटा था, तो उन्होंने वही लोटा फेंक के मारा और पता नहीं उसको ऐसा हुआ कि वो लोटा भी नहीं मिला और फोन तो गया ही गया। चलो, बट वो अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलो, तो कह रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, अपनी हो या किसी और की हो, हिमसेल्फ या फिर एनी अदर पर्सन, अगेंस्ट एन एक्ट विच इज ऑफेंस, जो कि ऑफेंस हम मान रहे हैं कब अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट दिस। साइड में लिख लो TRMCT, TRMCT। थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। कोई आपकी प्रॉपर्टी पर थेफ्ट कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, या उसका अटेम्प्ट भी कर रहा है, तब आप क्या कर सकते हो? अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी पे है चाहे किसी और की प्रॉपर्टी पे है। कोई आपके फोन को मूवेबल प्रॉपर्टी को लेने का थेफ्ट कर रहा है, तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हो। क्लियर? और प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे ये कि प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या चीजें, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। मुझे इसमें कुछ और समझाना है कि समझ में आ गया है? चलो 36 पे आ जाओ अब। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा व्हेन एन एक्ट व्हिच वुड अदरवाइज बी अ ऑफेंस। एक एक्ट जो कि अदरवाइज भी ऑफेंस होता, पर अब वो ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने भी ये काम किया है वो मिच्योर नहीं है समझने के लिए, मतलब अनसाउंड है, या फिर क्या है, इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड है, या फिर बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन। और सबसे पहले वो लिख रहा है बाय रीजन ऑफ द यूथ। बाय रीजन ऑफ द यूथ का मतलब क्या है? अंडर 18। तो देखो, एक एक्ट जो कि ऑफेंस होता पर वो ऑफेंस नहीं है क्योंकि या तो वो किसी बच्चे ने किया है, बाय रीजन ऑफ द यूथ मतलब किसी माइनर ने किया है, दी वॉन्ट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब वो अनसाउंड कि वो मैच्योर इनफ नहीं है चीजों को समझने के लिए, दी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, misconception. Every person has same right of private defense against the act if he would have it act were that offense. तो आप प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम एक बात बताओ, सामने से कोई पागल बच्चा जो है वो आ रहा है और ना वो इतना अनसाउंड है, उसको पता ही नहीं, और वो ना एक कांच की बोतल मेरे सर पे फोड़ने के लिए आ रहा है, तो जस्ट बिकॉज वो अनसाउंड माइंड का मैं मजे से बैठ के देखती रहूँ कि आओ सर पे मारो मेरे, मैं मर जाऊँ, अभी तो अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकती हूँ ना। बस यही कह रहा है वो। इलस्ट्रेशन पढ़ो इसकी, और टाइटल आपको सिर्फ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड दिखा रहा है, बट मैंने आपको सारी चीजें लिखवा दी हैं। जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट्स टू किल ए। जेड एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है जो कि मारना चाहता है किसको? ए को। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज ही वुड हैव इफ जेड वर सेन। अगर जेड ठीक भी होता तब भी वो प्राइवेट डिफेंस ले सकता था। अब अगर जेड अनसाउंड माइंड का भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। बी भी पढ़ो, ये प्रीलिम्स में आते हैं ये क्वेश्चन सारे। ए एंटर्स बाय नाइट अ हाउस विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर। ए एक घर में एंटर करता है जिसमें वो लीगली एंटाइटल है एंटर करने के लिए। जेड जो है उसको गुड फेथ में ऐसे लगा कि ए जो है वो कौन है? हाउस ब्रेकर है।
और वो क्या कर देता है, अटैक कर देता है ए पर। Z by attacking A under this misconception commits no offense। अब ऐसा अक्सर होता है ना, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। मेरा भाई जो है ना, वो जब शादी से पहले घर पे लेट आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कहीं चोर ना घुस जाए, और वो बोलता था कि क्या कहते हैं ना, आप ना अंदर से लॉक मत लगाना, फिंगरप्रिंट लगा हुआ था घर पे। तो अब ना वो ऐसा डर लगता है कि भाई जब तक आप वो लॉक वॉक ना लगा लो कि कभी कोई घुस ना जाए। तो कितनी बार तो मेरे को ऐसा होता था कि मैं चिली पाउडर लेके रात को सोती थी कि कभी कोई इसके चक्कर में घुस जाए तो मैं डाल दूँ। तो अब वो वही वाली बात है कि भी ऐसा ये वही स्टोरी हुई होगी कि वाइफ अंदर सो रही होगी और हस्बैंड जो है वो पार्टी करके लेट आया होगा, और वाइफ को लगा भाई घुस गया चोर, तो वाइफ ने ले के डंडा सर पे मारा। अब वो सामने वाले ने बचाने के लिए अपना भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर दिया। तो चलो, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड विच ही वुड हैव इफ जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकंसेप्शन। ये तो घर घर की कहानी है। चलिए, अब आ जाओ 37 पे। अच्छा ठीक है, एक तो आप सबसे पहले लिखो, सबसे पहले तो ये जो सेक्शन नंबर 36 है, ये कवर कर रहा है इनफेंसी को। इनफेंसी का सेक्शन है सेक्शन 20। और अब भाई रीजन ऑफ यूथ कर रहा है, तो वही जो 12 साल से कम है वही आ जाएगा। इमेच्योरिटी का सेक्शन है 21। इनसैनिटी का सेक्शन है 22। इनसैनिटी मतलब अनसाउंडनेस। इंटॉक्सिकेशन का है 23। मिसकंसेप्शन का है बताओ। मैं आज आगे नहीं पढ़ाऊंगी अगर तुम मुझे मिसकंसेप्शन का सेक्शन नंबर नहीं बताओगे तो। ये तो तब है जब मैंने तुम्हें चार्ट भी बनवाया था, और सबसे पहले वाले दिन क्लास में चार्ट दिया भी था। 14 एंड 17। पता नहीं कहाँ सोते रहते हो तुम लोग। कह सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है, ये सारे पॉइंटर से कवर कर रहे हैं। अब आ जाओ 37 पे। करो 37 को रीड। अब मुझे पार्थ आप बताओगे 37 का मतलब। एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मैं आप सबसे पूछूंगी अब। क्लॉज ए जो है वो मुझे पार्थ बताएगा, क्लॉज बी और सी मुझे अबूजर बताएगा, क्लॉज 2 मुझे कुशाग्र बताएगा, एक्सप्लेनेशन 1 मुझे शिवानी बताएगी, एक्सप्लेनेशन 2 मुझे आयुषी बताएगी। कह रहा है कब आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा। चलो बताओ पार्थ, क्लॉज ए। पढ़ो, गर्दन हिलाने से क्या होगा। हाँ कुशाग्र बताओ।
ए क्लॉज क्या कह रहा है? कोई नहीं, आप ए बताओ। मतलब मैंने कहा कि अपना अपना बताओ, तो तुमने वही वही पढ़ा, पूरा सेक्शन नहीं पढ़ा। वेरी गुड। वो आपको क्या कह रहा है कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को यूज नहीं कर सकते कब? अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। एक एक्ट हो रहा है बट वो रीजनेबली आपको अप्रीहेंशन ऐसा नहीं दे रहा कि आपकी डेथ कॉज हो जाएगी, कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। क्यों? इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि उस एक्ट को कौन कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। और कब कर रहा है? गुड फेथ में कर रहा है, अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस कर रहा है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ ना हो। इसका एग्जाम्पल कोई मुझे दे सकता है? मैंने आपको बताया था जब हमने ये किया था, पुलिस ऑफिसर पार्क में वॉक कर रहा है, उसको लगा कि चोर चोरी करके भाग रहा है, ठीक है, वो ऑफिस आवर में नहीं है, बट उसको लग रहा है कि मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैं सामने वाले को अरेस्ट करके लेके जा सकता हूँ। और सामने वाले को थेफ्ट, वो नॉर्मल पर्सन है या थीफ जो है, उसको ये अप्रीहेंशन नहीं है कि उसको डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। तो वो अगर पुलिस वाला कह दे कि तू भाग मत, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो वो अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। हालांकि जब पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा तो वो ये जरूर कह सकता है कि अरे भैया मेरा ये एसी है, मैं लेके नहीं भाग रहा। आप एक वर्ड को मार्क कर लो, डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि आपको सामने वाले के एक्ट से ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है आपको। बी क्या कहता है? अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन अटेम्प्टेड टू बी डन बाय डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। डायरेक्शन मार्क करो, ऊपर वो खुद कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है। acting in good faith under the color of his office though the direction may not be strictly justifiable by law। क्या एक पुलिस ऑफिसर ने कहा जेड को जाके अरेस्ट कर लो क्योंकि इसने ऐसा कुछ किया है, अब वो उसके डायरेक्शन में अरेस्ट करने के लिए गया, चाहे तो वो जेड को ही कर रहा है और उसको लगा पूरी इंक्वायरी के बाद कि ए जेड है, हमने पढ़ा था ना। बट हमें यहाँ पे डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का रीजनेबल अप्रीहेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। थिन लाइन डिफरेंस है, ऊपर वो खुद कर रहा है, यहाँ पे वो डायरेक्ट उसको कर रहा है, तब कर रहा है। in case in which there is a time to have recourse to the protection of the public authorities। इसका मतलब है जब आपके पास मदद लेने की टाइम है, मदद लेने का टाइम है, तब आप प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज। देखो सेकंड क्लॉज, the right of private defense in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। उतना ही प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। और अभी आप मेरी बात को समझ लो, मेरे को अभी आपको इसमें बड़े सारे केस लॉज बताने हैं, मुझे अभी आपको इसको बड़े सारे एग्जाम्पल बताने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, एक तो अमजद खान का केस है, एक गंडासा वाला एग्जाम्पल है, तो मुझे आपको बड़े सारे एग्जाम्पल्स बताने हैं। अभी सिर्फ डायरेक्ट रीडिंग करा रही हूँ, एग्जाम्पल्स खत्म नहीं हुए हैं। चलो एक्सप्लेनेशन 1 बताओ आयुषी। बताओ शिवानी। वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन 1 कह रही है कि ऊपर आप कह रहे हो कि आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते,
पर आप कब तक प्राइवेट राइट को अपना जो है प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हो, जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि वो पब्लिक सर्वेंट है। और एक्सप्लेनेशन 2 कह रही है जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि वो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अंडर काम कर रहा है। और यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने के लिए आया, आपको लग रहा है कि यार तो मेरे को किडनैप करके लेके जा रहा है, और आप उसको दे लात घुसे मार रहे हो। आपके पास पेन है, आप उसको पेन चुभा रहे हो कि क्या कहती कि तू मुझे कैसे पकड़ के लेके जा सकता है, तू कौन है, तुम कौन हो, क्यों लेके जा रहे हो मुझे, और वो आपको नहीं बता रहा है। तब तक आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। द टाइम ही इज सेइंग अरे भैया मैं पुलिस ऑफिसर हूं, तब तुम अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। पर तब तक कर सकते हो जब तक आपको ये पता नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है या वो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अंडर काम कर रहा है। क्लियर हुआ? और अभी तो मेरे को आपको इसमें बड़े सारे एग्जाम्पल और केसेस देने हैं, बट पहले डायरेक्ट रीडिंग करो। अब आ जाओ 38, 39 और 40। अब आ जाओ 38, 39 और 40। 38 को रीड करो। अब मुझे बताओगे पार्ट 38 क्या कहता है। और अपनी कॉपी में जो है एक चार्ट बना लेना, दैट प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी 38, 39 एंड 40। जैसे आपने ये बनाया ना, एक आपका ये बना, एक आपका ये बना, उसके बाद 38, 39, 40। नेक्स्ट चार्ट पे जाती हूँ। थर्टी एट कहता है आपको कि कब आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करेंगे, कहां तक कहां तक, एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। मतलब कि ये आपको बताता है कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते समय किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हैं, किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। और वो बताएगा कि कब कब कर सकते हैं। 39 कहता है एनी हार्म अदर देन डेथ, कोई भी हार्म कॉज करो पर किससे अलग, अदर देन डेथ। क्योंकि डेथ तो आप ऑलरेडी 38 में कर चुके हो ना। और 40 कहता है कि आप कब मानोगे कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी के लिए एक से स्टार्ट हो चुका है। तो सब कुछ बॉडी पे ही आके रुक गया है। क्लियर? अब 38 को रीड करो। 38 कहता है कि कब आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड, रिस्ट्रिक्शन 37 में दे दी है। अगर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है तब नहीं आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो, अगर आपका पब्लिक सर्वेंट पता चल गया तब नहीं ले सकते हो, और जब आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाने का टाइम है आप तब नहीं ले सकते हो। उसको छोड़कर कब कब आप सामने वाले को डेथ कॉज कर सकते हो। टू दी वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ एनी अदर हार्म टू दी असेलेंट, मतलब कि जो असेलेंट कौन है, जो एग्रेसर है, जो आप पे हार्म कॉज करने के लिए आ रहा है, आप उसकी डेथ कब कॉज कर सकते हो। देखो, सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट द डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट।
आपको लग रहा है कि सामने वाले का जेस्चर और प्रिपरेशन ऐसा है कि आपकी जो है वो क्या कॉज हो सकती है, डेथ कॉज हो सकती है, तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। यही तो एग्जाम्पल दिया मैंने कि मैं पार्थ को AK-47 से मारना चाहती हूँ कि, और ना पार्थ ने अपने प्राइवेट डिफेंस में क्या किया, AK-47 से गोली लगेगी तो मर जाएगा ना, तो अब उसको लग रहा है कि मैम तो मेरे को मार ही डालेगी AK-47 से, तो अब उसके हाथ में बॉम्ब है, उसने बॉम्ब डाल दिया, तो वो अब मेरे को क्या कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। देखो, सच एन असॉल्ट में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ, कह रहे ऊपर छत पे लेके अगर तूने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तेरे को नीचे गिर दूंगा। अब पता है ना, नीचे गिर दोगे तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी, 20 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तब अब आप क्या कर सकते हो, सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हो। सामने वाले की, अरे भैया हाथ छोड़ देगा छत से तो नीचे गिरोगे तो क्या पता मर जाओगे कि हड्डी टूटेगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब अच्छा, कुछ भी हो सकता है, डेथ कॉज कर सकते हो, समझ में आ गई बात। चलो, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, कोई रेप कमिट कर रहा है तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, कोई अपनी अननेचुरल लस्ट को ऐसा कुछ कर रहा है तो आप जो है उसका ट्राई कर रहे हैं तो आप डेथ कॉज कर सकते हो। कोई जो है जिसकी इंटेंशन है किडनैपिंग या एब्डक्शन करने की, तब आप कर सकते हो। अच्छा देखो, मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज बताती हूँ, एब्डक्शन पर से इज नो ऑफेंस, एब्डक्शन अपने आप में ऑफेंस नहीं है, पर यहाँ पे एब्डक्शन का क्या हो रहा है, असॉल्ट, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन। बेटा असॉल्ट इज इट्स एन ऑफेंस, असॉल्ट अपने आप में ऑफेंस है, यहाँ पे असॉल्ट के साथ क्या हो रहा है, किडनैपिंग या एबडक्शन। क्लियर आई बात, समझ में आई। चलो, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the, ऐसा किसी ने ना, मैंने पार्थ को उस कमरे में बंद कर दिया, उसको लग रहा है यार मैम ने तो मुझे ना कहाँ पे ही बंद कर दिया, मैं तो पब्लिक अथॉरिटीज के पास भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो अब ना उसको, अब वो क्या ही करेगा, तो अगर उसके पास कुछ ऑप्शन है तो वो मेरी डेथ कॉज कर सकता है। एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, अब ये कितना कॉमन हो गया था बीच में कि कोई जब एसिड डाल रहे थे या अटेम्प्ट भी कर रहे थे, मार्क कर लो, अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, which reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। मरोगे तो नहीं तुम, बट फेस तो खराब हो जाएगा, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस उसमें लिखा है ग्रीवियस हर्ट में। जब हम ग्रीवियस हर्ट पढ़ेंगे तो हम कह रहे हैं इस केस में आप क्या कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जी तक के पॉइंट मिले, वो आपको बताता है कि किन किन केसेस में आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जी क्लॉज में बेशक असॉल्ट नहीं लिखा है, बट यहाँ पर वो असॉल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका जेस्चर और प्रिपरेशन ऐसा है कि आप एसिड थ्रो कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो योर जेस्चर एंड प्रिपरेशन, तो इनडायरेक्टली असॉल्ट उसमें कवर हो रहा है। 38 समझ में आया, प्लीज़ मुझे बताइए, क्लियर, कोई डाउट। देखो मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि आज मैं आपको 39 क्या कहते हैं 39, 40 और 40, ये एक सेकेंड, हम अभी 39 और 40 पढ़ेंगे, 41, 42 और 43 भी मैं आज आपको पढ़ा के जाऊँगी। इससे ज़्यादा मैं आज आपको केस लॉज नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ाऊँगी, आपके पास 2 दिन है, आप प्राइवेट डिफेंस के केसेस जो है वो पढ़ कर आएंगे, आपके स्टडी मटेरियल में सब कुछ दिया हुआ है। तब उस दिन जब मैं, अभी प्राइवेट डिफेंस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को प्राइवेट डिफेंस के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराने हैं, ठीक है, तो आप घर से वो पढ़कर आएंगे, और अगर आपको टाइम लगेगा तो आप अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी भी पढ़कर आएंगे, क्योंकि अगर मंडे को जो है प्राइवेट डिफेंस के एग्जाम्पल फर्स्ट हाफ में खत्म हो गए, आधे घंटे में खत्म हो गए, तो हम क्या शुरू करेंगे, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी हम शुरू करेंगे। तो अब आप आ जाओ 39 पे। 39 भी बड़ा सिंपल सा है, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, आप जब क्या कर सकते हो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बातें हो रही हैं, आवाज आ रही है, अच्छा, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, हाँ डेथ तो आप किस में कॉज कर चुके हो,
38 में कर चुके हो। यहाँ पर आप डेथ से अगेंस्ट कोई और हार्म कॉज कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि अब किसी और डिस्क्रिप्शन का 38 में दी हुई चीजों से अलग कुछ भी और आप करते हो तो अब आप क्या कर सकते हो, हार्म कॉज कर सकते हो, बस डेथ कॉज नहीं कर सकते। डेथ से अलग आप कोई और हार्म कॉज कर सकते हो, सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट कर दो, कुछ भी कर दो, पर आप डेथ सिर्फ उन्हीं सर्कमस्टांसेस में कॉज कर सकते हो जो आपको 38 में दिए हुए हैं। क्लियर? शिवानी, आयुषी, 40 पे आ जाओ। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। कब हम मानेंगे कि आपकी बॉडी पे जो है आपको लगा कि प्राइवेट डिफेंस आपको लेना चाहिए, और कब जो है वो कंटिन्यू रहेगा, कब कब शुरू होगा और कब कंटिन्यू रहेगा। अंत की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कब कमेंस होगा और कब हम कंटिन्यू मानेंगे। तो कह रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंसेस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन टू द बॉडी अराइजेज। एज सून एज अराइजेज को मार्क करो। arises from an attempt or threat to commit the offense though the offense may not have been committed। देखो क्या कह रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। कब आप मानोगे कि आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो एक्सरसाइज हो रहा है, आप कब कर सकते हो, जब जैसे ही आपके माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा कि तुम्हारे अगेंस्ट कुछ गलत होने वाला है, मेरे अगेंस्ट कुछ गलत होने वाला है। तो अब क्या हुआ, आयुषी वहां बैठी है और मुझे लग रहा है कि मुझे इसके कंडक्ट से ऐसा लग रहा है कि ये कुछ करने वाली है, और मेरे को ऐसा है कि मेरे को अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करना है। क्या हुआ कि मेरे को दिख तो रहा है कि आयुषी के हाथ में पत्थर है, आयुषी धीरे धीरे खड़ी हो रही है, मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ और मुझे लग रहा है आयुषी विल थ्रो स्टोन टुवर्ड्स मी। तो मुझे पता चल गया, मेरे माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है, आयुषी ने जो है वो क्या कहते हैं अभी पत्थर फेंका नहीं है, ठीक है। पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे एक्ट कमिट ना हुआ हो पर रीजनेबल एप्रीहेंशन हो चुका है। समझ में आ रही है बात? पर अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, पहले आगे पढ़ो। एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। आप अपने प्राइवेट डिफेंस को तब तक एक्सरसाइज कर सकते हो जब तक आपकी बॉडी पे आपको ऐसा लग रहा है कि वो कंटिन्यू है। मैं आपको इसका ना एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे बताना। मुझे लग रहा है कि आयुषी के हाथ में एक छोटा सा पत्थर है। अब पत्थर से क्या ही हो सकता है, पत्थर अगर आयुषी मेरी तरफ मारेगी तो मेरे को सर पे लग जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा आंख पे लग जाएगा, कहीं पे भी लग जाएगा। मतलब ये हो सकता है कि ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, बट मतलब ऐसा आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि एक छोटा पत्थर सामने वाले की डेथ कॉज कर सकता है। एक मिनट के लिए आप ये बात सोच के चलो, ठीक है। अब अगर मेरे को लग रहा है आयुषी के हाथ में पत्थर है और आयुषी मुझे जो है वो मतलब ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आयुषी खड़ी होगी, बस मैं एक ही बारी में रिवॉल्वर लूं और उसको उड़ा दूं। दिस इज माई एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, दिस इज माई एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं ना कि आयुषी मुझे पत्थर मारेगी, खड़ी हो रही है, तो मैंने क्या किया, पेपर स्प्रे लेके स्प्रे कर दिया। दिस आई कैन डू। अच्छा आयुषी के पास पत्थर है, चलो वो मुझे मारेगी तो मैं भी पत्थर से ही मार दूंगी, दिस आई कैन डू। बट मैं उतना ही कर सकती हूँ जितना मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आयुषी तो मुझे पेन लेके मार रही है और मैं आयुषी को गोली से ही उड़ा दूं। समझ में आई बात? और मैं कब तक अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकती हूँ, जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है। द टाइम मुझे ऐसा लगा कि आयुषी के हाथ से पत्थर गिर गया है और मैं भाग के आयुषी को पकड़ सकती हूँ, तो अब मैं आयुषी के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकती। क्लियर? क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ क्लियर, जल्दी बताइए। फिर हम करेंगे 41, 42 और 43। चलिए पढ़िए 41 को। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। सेम ऐसे ही चलेगा बेटा जैसे अभी आपने बॉडी पढ़ा है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो आज,
बट मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आसान तरीके से आपको प्राइवेट डिफेंस पढ़ा सकती हूँ, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। 34, 44, 35, 36, 37, फिर उसके बाद जो है 38, 39, 40, 41, 42, 43, बस बॉडी और प्रॉपर्टी। देखो अब वही सेम चीज़ है, एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, नॉट डेथ, एनी हार्म, कब आप डेथ कर सकते हो, प्रॉपर्टी पे कुछ हुआ है, एनी हार्म कर सकते हो अदर देन डेथ, और कब हम कमेंसमेंट मानेंगे। सेम कहानी है। अब देखो क्या कह रहा है वो आपको। 41 कह रहा है व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी extends to causing death, the right of private defense of property extends under the restriction specified this voluntarily causing of death or of any other harm to the wrongdoer if the offense committing of which, attempting to commit of which occasions right of private defense to be an offense this। कब आप जो है वो कर सकते हो सामने वाले की डेथ, जब कोई एक्ट कर रहा है, उसका अटेम्प्ट कर रहा है, किस चीज का, आपके घर में कोई रॉबरी करने के लिए आया है, तो अब आप सामने वाले का क्या कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो। आप मेरी बात को समझना, ये इन्होंने सबसे ग्रेवेस्ट फॉर्म लिखी है, थेफ्ट रॉबरी में हो जाता है, रॉबरी डकॉइटी में हो जाता है। तो ये आपको कह रहा है कि अगर कोई आपके घर पे रॉबरी करने के लिए आया है तो क्या हो सकता है, डेथ कॉज कर सकते हो आप। हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, हाउस ब्रेकिंग भी सबसे ग्रेव है कि कोई आपके घर की ताला तोड़ के आ रहा है तो आप डेथ कॉज कर सकते हो। कोई मिसचीफ कर रहा है बाय फायर, कोई मिसचीफ कॉज कर रहा है और उसने आग लगा दी है, कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यूज कर दिया है किसी बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में, ठीक है ना, ह्यूमन ड्वेलिंग हाउस में, कहीं प्रॉपर्टी रखी है वहां पर, तो आप सामने वाले की क्या कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो। या फिर थेफ्ट हुआ है, मिसचीफ हुआ है, हाउस ट्रेसपास हुआ है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां पर रीजनेबली आपको एप्रीहेंशन है कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट विल बी दी कॉन्सिक्वेंस, इन सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज्ड। अब देखो वो आपको यहां पर क्या बताना चाह रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि आप इसको 35 के साथ पढ़ो, कम टू 35। देखो वो क्या कह रहा था कि कोई प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो कब आप ले सकते हो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। अब वो क्या कह रहा है, आप इन इसमें ले सकते हो, पर इससे अलग अगर कोई होगा तब आप प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मतलब थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास से अलग प्रॉपर्टी पे कुछ हुआ है तब आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। वही ये बात आपको बता रहा है। अगर थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या ट्रेसपास हुआ है और उससे आपको लग रहा है, रीजनेबली एप्रीहेंशन लग रहा है कि ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज हो सकता है, तो आप डेथ कॉज कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ ऑफेंस जो प्रॉपर्टी पे होता है वो रहे, तब आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखो, उन्होंने ना ग्रेव चीजें यूज करी है, रॉबरी हो रहा है, मिसचीफ बाय फायर हो रहा है, और क्या कह रहे हैं वो, हाउस ब्रेकिंग हो रहा है नाइट में, आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, वो आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ठीक है, चलो अब आओ 42 पे। 42 कहते हैं कि आप कब जो है डेथ से अलग हार्म कॉज कर सकते हो। इससे वो आपको कह रहे हैं इफ ऑफेंस कमिटिंग ऑफ विच अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी थेफ्ट दिस नॉट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन 41। The right does not extend to voluntary causing of death but does extend, subject to the restrictions specified in 37, the voluntarily causing of the doer any harm other than death। अगर ऐसा कुछ हो रहा है पर उसका एप्रीहेंशन ऐसा नहीं है कि आप पे जो है वो डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो रहा है, तो आप कोई और हार्म कर सकते हो पर डेथ कॉज नहीं कर सकते। तो आप एनी अदर ऑफेंस कर सकते हो पर डेथ कॉज नहीं कर सकते। अब आ जाओ 43 पे। अब देखो अगेन वही स्टोरी आ रही है, वो कह रहे हैं अगेन सेम स्टोरी आ रही है और वो कह रहे हैं कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे आपके प्राइवेट डिफेंस को आप कब तो शुरू मानोगे और कब कंटिन्यू मानोगे। देखना, कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू दी प्रॉपर्टी कमेंसेस। आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी पर चोर चोरी करने आ गया है,
समझ रहे हो, या कोई आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके भाग रहा है, तो आपको लग रहा है कि अब फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि आप ना चल रहे हो, पीछे 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 आपके कोई आ रहा है और ना वो बार कभी आपके फ़ोन की तरफ देख रहा है, कभी आपको ऐसे देख रहा है, तो आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गया है कि ये मेरा फ़ोन लेके भागेगा। आपको कई बार जब आप रोड पर चलते हो आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाता है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है। अब क्या होता है जब हम कहीं किसी जगह पर फोटो खिंचवाते हैं, हम सामने वाले को बोलते हैं कि एक बार तो मेरे मेरे ना आंखों के सामने की बात है, आई वेंट टू सम प्लेस और ना वहाँ पे ना किसी ने उनको बोला, एक पर्सन को, ऐसी रैंडम पर्सन था कि एक बार मेरी फ़ोटो ले दो। अच्छा महंगा फ़ोन था। अब यार आदमी ट्रस्ट में तो बोल ही देता है, वो सामने वाला फ़ोन ही लेके भाग गया। एंड आई वाज लाइक, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते कि अब आज के बाद तू कभी ये मत बोलियो कि किसी को कि हमारी कपल फ़ोटो ले दो, हम सेल्फी ले लेंगे। मतलब कि हमारा फ़ोन नहीं था, किसी और का फ़ोन था। तो अब अगर आपको ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन लग रहा है कि चोरी हो जाएगा, तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। अब देखो, अगेंस्ट थेफ्ट के अगेंस्ट भी आप जो है अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। कब? टिल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी और ईदर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन्ड और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। अब मैं आपको इसकी एक चीज बताती हूँ, वो आपको क्या कहना चाह रहा है। offender retreat with the property, assistance of public authority obtained, property has been recovered। अब ये आपको कह रहा है कि देखो क्या हुआ कि सौरभ जो है उसका फोन है और मैंने जो है ना वो सौरभ का फोन लेके भाग गई, मैं नहीं, सौरभ की वॉच लेके भाग गई मैं। सौरभ ने वॉच जो है वो बांध रहा था, मैंने सौरभ की वॉच जो है वो लेके भाग गई। अब ना सौरभ ने मेरी काफ़ी देर तक पीछा किया, ठीक है, और ना अब वो मुझे पकड़ नहीं पाया, तो इसने पुलिस को जाके एफआईआर लॉन्च करा दी कि एक लड़की जो है वो मेरी घड़ी लेके भाग गई है। अब क्या हुआ, अगले दिन सौरभ उसी रास्ते से जा रहा था और उसी रास्ते पे मैं खड़े होकर गोलगप्पे खा रही थी वही घड़ी बांध के। अब सौरभ ने मुझे पकड़ लिया और सौरभ ने ना मुझे दे लात घूसे और ना क्या कहते हैं पत्थर वत्थर लेके सर फोड़ दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या सौरभ ऐसा कर सकता है? कांटा लगाऊंगी, ऐसा नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो टाइम है किस चीज़ का। अब वो लॉ को अपने हाथ में, कानून अपनी मुट्ठी में नहीं ले सकता। उसके पास टाइम था पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाने का, तो अब वो काम नहीं कर सकता। तो वो सेम चीज़ हम कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि अब अगर आपने प्रॉपर्टी रिकवर कर लिया है या आपके पास टाइम है, तब तक तो क्या कहते हैं अगर नहीं करी है तब तक तो हम मानेंगे कि आप कर सकते हो। बट वंस अगर वो टाइम आ गया और आप पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हो, तो फिर आपका राइट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बट तब तक रहेगा तक जो है वो आप पे डेंजर चल रहा है। आओ, अब टेंशन मत लो, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगी। 43 के एग्जाम्पल्स की टेंशन मत लेना, एक एक एग्जाम्पल को जो है वो बाइफरकेट करके पढ़ाऊंगी। अब देखो, कह रहे हैं अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज पर्सन डेथ और हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेन कंटिन्यूज। कब तक माना जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी पे जो है वो खतरा है, रॉबरी चल रही है और आपको लग रहा है कि उस रॉबरी की वजह से या उस अटेम्प्ट की वजह से आपकी डेथ हो सकती है, आपको हर्ट हो सकता है, कोई आपको वो बांध के बिठा रहा है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर रहा है, या आपके ऊपर एक इंस्टेंट फियर है डेथ कॉज होने का या हर्ट कॉज होने का, किसी ने आपके रिवॉल्वर लगाया हुआ है कि सारी ज्वेलरी निकाल दो बेटा वरना गोली से उड़ा देंगे, तो इंस्टेंट फियर है आपके दिमाग में, तब तक आप अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हो प्रॉपर्टी पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। Against criminal trespass or mischief continues as long as the offender continues in the commission of criminal trespass or mischief। अब ये criminal trespass और mischief को साथ साथ ले रहा है, कब तक माना जाएगा? जब तक आपके ऊपर डेंजर है कि criminal trespass और mischief हो रहा है। और फिर वो कह रहा है अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज हाउस ट्रेस हैज बिगिन बाय सच ब्रेकिंग कंटिन्यूज। जब तक ब्रेकिंग कंटिन्यूज है, जब तक हाउस ट्रेस पास चल रहा है, वो आपके घर में है, तब तक हम क्या मान लेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी पे जो है वो क्या है, खतरा है और आप अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हो। बस वो यही बात कह रहा है। और ना एक चीज़ और बताती हूँ कि जब कभी भी थेफ्ट का केस होता है ना, तो तब तक मतलब कि क्या कहते हैं ना, वो कंटिन्यू रहता है आप पे डेंजर, जब तक आप पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास नहीं चले जाते, जब तक आप अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर लेते। पर रिकवर का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप रिकवर कर रहे हो। आपने पीछा किया, नहीं हुई रिकवर, आप कोर्ट में आप पुलिस स्टेशन चले गए, बट अगर अगले दिन आपको कोई दिख गया तो आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप ये कर सकते हो कि आप पुलिस को कॉल करके कह सकते हो कि मेरी आंखों के बिल्कुल सामने रखा है, आप आ जाओ।
समझ में आ रही है बात? ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि आप उस वक्त उसको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हो, देखो दिस इज़ लॉ। हालांकि अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी पकड़ लेती कि भी क्या कहते हैं ना कि मेरी घड़ी वापस करो, बट लॉ आपको कहते हैं कि आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। समझ में आ गई बात? अब आप मेरी बात को समझना कि बहुत आराम से समझना, प्राइवेट डिफेंस खत्म नहीं हुआ है। प्राइवेट डिफेंस इसलिए खत्म नहीं हुआ है, लॉट ऑफ डिक्टेशन, पर्पस, पॉलिसी सब कुछ करना है क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। मुझे कम से कम आपको इसमें 10 एग्जाम्पल तो देने ही है केस लॉस के साथ, तो मेरे को आप केस लॉस के साथ एग्जाम्पल देने हैं। एक दिल्ली जुडिशरी में, हरियाणा जुडिशरी में, यूपी जुडिशरी में एक क्वेश्चन बहुत बार बार आता है कि एक डॉटर जो है वो अपने फादर और अपने ब्रदर के घर पे आके रहने लग जाती है और ना उसका हस्बैंड उसको ड्रैग करके लेके जाने लगता है, तो वो ना गंडासे से उसका ब्रदर जो है वो कोशिश करता है कुछ करने की, या उसका हस्बैंड कुछ करता है, तो कब उसको माना जाएगा? एज सुन एज हम बात करेंगे कि गंडासा उसके हाथ से जो है वो चला गया है, फिर भी आपने गोली मार दिया है, तो आप पे इंस्टेंट फियर तो नहीं था क्योंकि उसके ऊपर गंडासा उसके हाथ में नहीं था। तो हम ये सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो आप जो है अपनी स्टडी मटेरियल से इसको पढ़कर आएंगे, तो हम उस दिन ये सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, और अगर अगर हमें टाइम ना अलाउ किया तो हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से शुरू करेंगे। क्लियर? यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? चलो, स्टडी मटेरियल मिल गया है आपको? नॉट ऐप में, स्टडी मटेरियल ये, हाँ तो आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है? अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताओ, ठीक है? क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? फिर हम मंडे मिलेंगे। हरी अप, टेल मी, क्लियर? जल्दी मुझे बताओ, और ना पढ़कर आना, अगर पढ़कर नहीं आओगे ना तो तुम देखना। जल्दी बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको क्लियर है चीजें? और पहले का सारा स्टडी मटेरियल रीड कर लिया है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी बताइए मुझे। अभी मुझे चीज़ें क्लियर करने के लिए आपको जो इरिटेशन भी देनी है, एग्जाम्पल भी डिस्कस करने हैं। कभी आपको लगे कि प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया और आपको लगे ये नहीं आया वो नहीं आया, तो विल डिस्कस दैट। नीचे करिए। चलिए, टेक केयर।